जी मौजूदा सियासी सूरत हाल जो जायज़ो वठण लाइ अॼु असां सां मौजूद आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जा कायम मकाम सदर जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब। मखदूम साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं हाँ भाई। कि आपने हमें टाइम दिया। मखदूम साहब, आजकल बयानात आ रहे हैं कि कोई जो अपना मफाहमत की बातें नवाज़ लीग और अपना हुकूमत के दरमियान जो वज़रा की तरफ से, शुजात की तरफ से और अपना मुशाहिद हुसैन साहब ने भी स्टेटमेंट जो आज अखबार में छपा है, तो क्या इस तरह की कोई बातचीत हो रही है क्या? जहाँ तक मफाहमत की बातों का ताल्लुक़ है वो एक तरफ़ा हो रही हैं। अपने तौर पे शायद घर में बैठ के वो सोच रहे हों, बात कर रहे हों, किससे कर रहे हैं, आवाम से कर रहे हैं, दीवारों से कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि मफाहमत, क्योंकि हमारा बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ है 12 अक्टूबर से लेकर अब तक, वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने का हक़ आवाम का है और फ़ौजी हुक्मरानों की गुंजाइश न दुनिया के अंदर हुक्मरानी की रह गई है, न पाकिस्तान में रह गई है। तो ये एक वक्ती तौर पे उन्होंने अपने साथ लोग खड़े किए थे, उन्होंने उनका फ़ायदे उठाए हैं। 7-8 साल से मिलिट्री गवर्नमेंट का साथ दिया है और अब जो है उन्होंने ये इस तरीके के बयानात देने शुरू किए हैं कि मफाहमत की बात जो है, मफाहमत किस बात पे? वो आज भी परवेज़ मुशर्रफ का साथ छोड़ने की पोजीशन में नहीं है, वो ज़िंदा ही उसी ऑक्सीजन टेंट में है। तो वो जब मफाहमत की बात करते हैं तो क्या आज ये ऐलान कर सकते हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ का साथ छोड़ देंगे? और मिसाल फिर के तौर क्या पर अगर PMLQ जो है, अब उसके कोई कुछ ऐसे लोग जो परवेज़ मुशर्रफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, चौधरी शुजात वगैरह, तो क्या PMLN उनको कबूल करेगी? नहीं, पहली बात तो ये है जो 7 साल का हिसाब देंगे ना, जो उन्होंने जनाब मुशर्रफ साहब के साथ मिलके गुजारा है, वो तो कौम हिसाब मांगेगी ना। और हमारे जो कारकुनान हैं जिन्होंने जिद्दोजहद की है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जलावतनियाँ काटी हैं, नवाज शरीफ हैं या हमारा कारकुन है, आम कारकुन है, उन्होंने जमहूरियत की जंग लड़ी है, तो ये तो ऐवान इक़्तिदार के मज़े लेते रहे हैं। तो आया फिर वो हम उनकी सारी चीज़ें कहेंगे कि जनाब अब यही लोग जो हैं कौम की क़यादत के अहल हैं, जिन्होंने पहले कौम को धोखा दिया, अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपनी क़यादत को का साथ छोड़ के परवेज़ मुशर्रफ साहब को अपना लीडर मान लिया, तो अब उनकी किस बात पर कोई एतबार करे? वो तो अपना किरदार सियासी ख़त्म कर चुके हैं आवाम के सामने। मखदूम साहब, एक तो जो समझ में आ रहा है कि इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं तो पंजाब के अंदर जो देखने में आ रहा है कि एक स्प्लिट मैंडेट आएगा। PMLN की भी वहाँ पे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, PMLQ भी है। तो फिर पंजाब में अगर स्प्लिट मैंडेट आता है तो PMLN के पास अगर चॉइसेस बनती हैं PMLQ के साथ या PP के साथ, क्या चॉइस होगी आपकी? पहले आपने एक मफरूज़ा कैम किया है कि इस तरीके का मैंडेट आएगा। हालांकि हकीकत हाल ये है कि काफ लीग का जो 2002 का इलेक्शन है, जो मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने काफ लीग की सरपरस्ती की थी, उसके नतीजे में 342 सीटों में से धांधली वगैरह शामिल करके जो है उनको 62 सीटें मिली थी। तो आज का और 2002 के इलेक्शन का कितना फ़र्क है? तो इसलिए काफ लीग का जो एक कोशिश करती है हुकूमत भी, मीडिया भी, जब आवाम के सामने जाते हैं तो वो बबल ब्रस्ट हो जाता है, गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तो इसलिए वहाँ पे जहाँ तक ताल्लुक़ है पंजाब का या पंजाब की सियासत का, उसके अंदर भी उनका काफ लीग का वजूद नहीं है। सिंध की सियासत के अंदर आप सब समझते हैं कौन सी एक सीट है जो वो इंडिपेंडेंटली अपनी धांधली के बगैर ले आएंगे, और सरहद के अंदर 2002 के दौर उनको एक सीट नहीं मिली, तो अब कहाँ से सीटें निकल आएंगी? तो ये तो एक खड़ा किया हुआ हवा है जो फ़ौरन जब ज़मीन पे आएगा तो वो लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन है कौन नहीं है।
अब ये एक जो पहलू है, दूसरा पहलू जो है, मतलब आप समझते हैं कि काफ लीग का पंजाब के अंदर कोई असर नहीं है? नहीं मैं समझता नहीं हूँ, मैं तो जो नतायज बोल रहे हैं मैं वो बोलते हुए लेकिन इतने नतायज डिस्ट्रिक्ट आपको, नाजिम उनके बने हैं, अब पंजाब की गवर्नमेंट वो उनकी है, तो कुछ तो है ना बहरहाल। देखिए ये तो आप मुझे बताएं, अयूब खान की भी एक पार्टी हुआ करती थी, किधर है? एक जनाब जब ज़ियाउल हक साहब थे तो ज़ियाउल हक नजर आता था, अब किधर है? वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी उनको खुद तस्लीम किया कि हमसे इंतखाबात में भी धांधली हुई है, रेफरेंडम में भी धांधली हुई है। अब उस धांधली की बुनियाद पर आप कहें कि उसका अभी तक वजूद है। अगर गैर मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो हो सकता है कि वो सीटें लें। अगर इंतखाबात के लिए जो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया कह रही है मुनसिफाना इंतखाबात की गारंटी कर रही है, और वो इंतखाबात हुए तो उसमें तो काफ लीग तो दूरबीन से देखेंगे भी तो नज़र नहीं आएगी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के साथ जो बेनज़ीर साहबा की बातें हुई हैं, जो मीडिया पे आई हैं, उसमें दो नुकात जो हैं वो अभी तक तय नहीं हुए। उनके बारे में मीडिया में इतलात यही है, डिस्कशन जो हो रहे हैं कि वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद ही उन पे होगा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में। एक तो है 58(2)B और एक है अपना थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर पे जो बैन लगा हुआ है 17th अमेंडमेंट में। तो क्या अगर पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई अपना ले आती है, अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज, तो क्या PMLN उनके साथ देगी इन दो नुकात पे? देखिए पहली बात यह है, ये परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा बेनज़ीर और परवेज़ इलाही साहब के घर का मामला है। जब उन्होंने एक दूसरों से बातें करनी शुरू की हैं तो हम कौन है उसमें टांग अड़ाने वाले? हम तो हमें बोलने की जुर्रत ही नहीं करनी चाहिए। ये उनकी आपस की एक तिगड़म है जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब इस तिकोन का एक कोना वो हैं, एक तिकोन का कोना मोहतरमा बेनज़ीर साहबा हैं, एक तिकोन का कोना जो है वो परवेज़ इलाही या अरबाब रहीम साहब हैं। तो अब वो ये उनके घर का मसला है, हम उसके अंदर कुछ नहीं बोल सकते कि वहाँ कहाँ तक क्या तय हुआ है। नहीं, वहाँ में तो जो खबरें मिलती रहती हैं कि मोहतरमा की दुबई में मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब से, तो वो भी हमें कोई बाद में मीडिया के ज़रिए पता चलता है, कौम को भी बाद में कोई महीनों बाद पता चलता है। तो अब पता नहीं वहाँ जो बात हो रही है हमें कितने महीने बाद पता चले। तो मैं समझता हूँ कि कौम जो है, जहाँ तक कौम का ताल्लुक़ है, वो कभी भी परवेज़ मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार के लिए जो भी उसको एक ऑक्सीजन टेंट में पड़े हुए जर्नैलों की हुकूमत को जो एक थोड़ा सा भी सहारा देंगे, लाठी बनेंगे, उनकी बैसाखी बनेंगे, अवाम इस इत्तेहाद को पसंद नहीं करेंगे। और उसके लिए बेशक कोई कहे, वाशिंगटन कहे या बरतानिया कहे या कोई, फैसला तो पाकिस्तान के 16 करोड़ आवाम करना है, उनको करने दें। लेकिन मखदूम साहब इस बात को इस तरह के, एक तो सिविलियन रूल की बहाली है जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। जो पार्टीज़ अपना इस वक्त अपोजिशन में हैं, वो APDM की पार्टीज़ हैं, वो भी ये कहती हैं कि हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो अपना सिविलियन रूल की बहाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पब्लिकली जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो उनका अपना स्टैंड है, वो भी यह है कि हम सिविलियन रूल की बहाली चाहते हैं। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये दो चार नुकात हैं, 58(2)B है, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप पे जो बैन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, तो ये वो नुकात हैं जिनके ऊपर एक कंसेंसस तो है बहरहाल पीपल्स पार्टी और अपना APDM की पार्टियों के दरमियान के सिविलियन रूल की बहाली के लिए इन चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है और पीपल्स पार्टी ले आती है, तो क्या PMLN उनकी सपोर्ट करेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो हमने इसको खुद मिल के ख़त्म किया था, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने, और हमने उस तरमीम का वो हिस्सेदार हैं। उस तरमीम को मुशर्रफ साहब ने निकाल दिया। हम तो ये कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है ये मिल के भी हम करें। मुशर्रफ साहब हमारे इलाके की एक इलाके के मौजे के नंबरदार हैं बहावलपुर में, तो मैं कहता हूँ वो उनसे नंबरदारी आप नहीं छुड़ा सकते। इक़्तिदार की ताकत को इस तरीके से कहना कि वो उनके साथ मिल के एज ए ब्रीदर हम रास्ता ये अख्तियार करें, मैं कहता हूँ उसका तरीका वही है जो आप कह रहे हैं
कि इस मरहले पर भी सियासी कुव्वतों को अभी से इसी एजेंडा पर हमें मुत्तहिद होकर फैसला कर लेना चाहिए कि हमने ये तमाम जो इक़दामात हैं इसके ऊपर हम हम जर्नैलों की मदाखलत चाहेंगे, ये फैसला हम करेंगे। और उसके लिए जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बनाया था, मीसा की जमहूरियत, वो तो एआरडी का ड्राफ्ट है। अब एआरडी को तो आप मानते नहीं? जिस पे नहीं, वो तो मुआहदा कौम के साथ था कि जिस पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी साइन किए हुए हैं कौम के साथ मुआहदा करने के लिए, और जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत किए हुए हैं। अच्छा, दस्तखत ये थे कि हम किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना खुफिया मुज़ाकरात करेंगे, ना हम उनको किसी मामलात में लाएंगे, और जमहूरियत की बहाली के लिए हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। अब उसके बाद जो है, अभी ये एआरडी तो इस हद तक मौजूद थी। उस मरहले पे जब ये मुज़ाकरात की बात हुई, बल्कि मोहतरमा की जो एतराज़ था और पीपल्स पार्टी का एतराज़ था, वो भी ये था कि मजलिस अमल ने फलां मौके पे साथ दिया था या साइन किया था, या आज वो बलूचिस्तान के, वो पुरानी बात भी चली गई, उन्होंने कहा कि वो बलूचिस्तान की हुकूमत में बैठे हैं तो हम उनके साथ बैठ के APDM नहीं बनाते। अब जो, क्योंकि वो हुकूमत के साथ राब्ते में है। अब वो बात उससे भी बढ़कर पता चला कि मोहतरमा और मुशर्रफ साहब का राब्ता तो उनसे भी ज़्यादा मजबूत है। तो अब वो इतराज़ तो ख़त्म हो गया जो मजलिस अमल के ऊपर था। तो APDM जो है वो एक एक्सटेंशन थी, एक मौसर इत्तेहाद है जो पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के, जिसमें पूरे एक मुख्तलिफ व्यूज़ रखने वाली हैं, जिसमें उलमाए कराम हैं, उसमें शिया, सुन्नी, अहल हदीस, बरेलवी, देवबंदी, सारे एक वो इत्तेहाद है। मखदूम साहब बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जे कायम मकाम सदर जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। वठूं था हिकु नंढो वक़फ़ो, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची इन गुफ़्तगू जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो मखदूम साहब सां पंहिंजी गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं। मखदूम साहब, आप इसमें अपना इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि जो MMA ने जो किया, यानी वो तो 17th अमेंडमेंट ले आए, उसमें उन लोगों की सपोर्ट के सिवा ये पॉसिबल नहीं था कि 17th अमेंडमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनती। उसके बाद उसके बदले में उन लोगों ने अपना बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाई, अपना नेशनल असम्बली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा था वो भी उनको मिला। तो ये आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हम तो कोई मरात अपने लिए नहीं ले रहे, अगर NRO आया है तो NRO भी वो सब पे लागू होता है, उससे सब मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हमें अपने तौर पर तो हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जिसकी हुकूमत बने उसको दिया जाए। देखिए, ये तो खैर इतना सादा नहीं है मसला, मतलब जो कहा जाता है, मैं आपको कहने को और है। देखिए, मुझे बताएं, मोहतरमा बेनज़ीर जिस तरह आई हैं उनकी आमद कैसी है, और नवाज शरीफ भी आए थे, उनकी आमद कैसी है, ठीक है ना। ये एक फ़र्क साफ ज़ाहिर है, इसमें मैं तफसीलात पे जाना नहीं चाहता। फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि कहाँ पे किसको क्या सहूलतें हैं, किसको क्या नहीं है। वो तो कहते हैं कि वो तो डील थी, उसके मुताबिक उन लोगों ने नहीं आना था। मोहतरमा कहती है कि मैंने तो कोई डील नहीं की है गवर्नमेंट के साथ। वो तो ये कहते थे हम मिल के एक ट्रक पे आएंगे, मोहतरमा भी कहती थी। उनका तय हो गया, जब वो डीलें तो पीछे चली गई, जो पीछे वाली डीलें वो पीछे चली गई। एक स्टेज पे आके जो है वो हमारी हमने बैठ के जो COD मीसा के जमहूरियत साइन कर लिया। अब वो बाकी चीज़ें जो हैं एक तरफ रखें, उसका ये मतलब नहीं, मैंने तो आपसे एक बुनियादी बात की है, हम NRO की बात भी नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि APDM जो है उसके अंदर आप ये देखें, सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उसमें वो मौजूद हैं, उसमें सरहद की असफंदियार वली हैं, अब्दुस्समद अचकज़ई हैं, मैंगल हैं, अब्दुस्समद अचकज़ई सॉरी उनके बेटे हैं, वो शहीद हैं, वो एक ही बात होती है। हम तो बेनज़ीर को भी कभी भुट्टो कह देते हैं, तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आप सही बात है। अब्दुस्समद अचकज़ई तो शहीद हो गए, और उनको तकरीबन 30 साल के से भी ज़्यादा 40 के करीब होने वाला है उनके शहादत को। मैं महमूद अचकज़ई की बात कर रहा हूँ।
बात यह है कि उसके बाद जो है प्ली जो हैं यहाँ से, कादिर मक्सी हैं, ये सारी फोर्सेज जो हैं, इसमें आप अंदाज़ा करेंगे कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, कुछ फेडरेशनिस्ट हैं, कुछ प्रोविंशलिस्ट हैं। इतने बड़े इत्तेहाद का एक जगह पे इकट्ठा होना कि हम पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी हुक्मरानी के ख़ात्मे के लिए एक एजेंडे पर कायम हैं, तो वो मजलिस अमल की अपनी सियासत जो है उसने आवाम को जवाब देना है उसका। और साहब, लेकिन जब आप इतने बड़े अपना मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों का एक प्लेटफॉर्म के पे इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि APDM जो है वो बहुत बड़ा एक अपना अलायंस है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तस्लीम करेंगे कि पिछले इन कुछ महीनों में अपोजिशन के अंदर से रैंक से बेनज़ीर भुट्टो साहब अलहदा हो गई, उसके अलावा जो है अपना फजलुर रहमान साहब अब APDM से निकल गए। तो नहीं निकल गए आप, ये कैसे, किसने खबर दिया? मजलिस शुरा का फैसला आया? नहीं, कोई नहीं निकल गया, ये फैसला भी नहीं आया। देखिए बात ये, अब आप फरमा लें आप क्या उसमें क्या, मैं ताकि उसको मेरे लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह नहीं लगता कि अपोजिशन जो है दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है? अपोजिशन कौन है? मतलब कल तक तो आप ARD का हिस्सा थे, तो आप कह रहे थे कि बेनज़ीर साहब आप अपोजिशन, जो अब ARD भी है, वो उस वक्त आप कह रहे थे कि वो अपोजिशन है, फिर फजलुर रहमान साहब आपके साथ थे तो वो भी अपोजिशन थी। तो ये जो लोग आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होते जा रहे हैं, तो ये कमजोर अलहदा कौन हो रहा है? देखें बात बेनज़ीर साहब हो गए, वो जब शामिल नहीं हुई तो हम एक बात कर रहे हैं, उसको तो हमने तफसील से कहा कि मोहतरमा जब इतना बड़ा एक कौमी अलायंस इकट्ठा हुआ है, उसमें हमारी दरख्वास्त मोहतरमा से भी थी कि वो उसका हिस्सा बने, क्योंकि आप किस प्रोग्राम की किस प्रोग्राम पे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर अदरवाइज़ देखें तो हर एक का अपना एजेंडा है, पीपल्स पार्टी का अपना है, मुस्लिम लीग का अलग है, हमारे इख्तलाफ है सियासी तौर पे। हम कहते हैं हमारा कौमी एजेंडा है, हम अमेरिकन की मुदाखलत नहीं सियासत में उतनी चाहते। कोई पार्टी कुछ चाहती है, कुछ ये जो है वो मैंने कहा कम्युनिज़म का प्रोग्राम है, कुछ कहते हैं हम इस्लाम चाहते हैं। वो तो हमारे इतने इख्तलाफी के उमूर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौमी इत्तेहाद इतना बड़ा जो हो रहा था वो था वन पॉइंट एजेंडा पे कि हमने इन जर्नैली हुकूमतों को हमने सहारा नहीं बनना। उसके लिए तो ये तो सबसे बड़ा आगे बढ़ के मोहतरमा बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी का एजेंडा है जिसके ऊपर हमें इकट्ठा होना चाहिए था। अब उसमें नहीं कोई आया, वो एक अलग बात है। अगर इमरान खान भी एक बात कर रहे हैं, इख्तलाफी बातें होती रहती हैं, हमारा उन तमाम प्रोग्रामों में एक दूसरे से इख्तलाफ है, मगर वन पॉइंट एजेंडा के बाद इतना बड़ा नेशनल अलायंस पाकिस्तान के अंदर कभी बना ही नहीं है। उसमें मोहतरमा का होना हमारे लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती कि हम ये मरहला आ गया है कि जर्नैल एक तरफ हैं और तमाम सियासी कुव्वतें एक तरफ हैं। अगर उस बहस में मरहले पे नहीं हो सका तो ये बदकिस्मती पाकिस्तान की भी है और हो सकता है उन सियासी प्रोग्रामों की भी हो जिसका कल को लोग जवाब पूछेंगे। ये एक ओवरऑल बात है कि ये इशू तो हमारे तो अच्छा। अब अगली बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तमाम मरहले पे अगर ARD की जहाँ बात है, ARD के मैं उसका सदर हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर रहा हूँ, अभी भी हूँ। इकबाल ज़फ़र झगड़ा उसके जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN के, उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी सैयद ज़फ़र अली शाह हैं मुस्लिम लीग नून के, उसकी वाइस प्रेसिडेंट तमीना दुल्ताना है। तो फिर ARD क्या हुई है ना? एक ARD तो यही है। अब उसके अंदर हम ना उसको तोड़ने के हक में थे ना तोड़ना चाहते थे। हम कहते हैं जो एक प्रोग्राम हम 12 अक्टूबर से हमारी पार्टी लगी हुई है कि एक 1973 का आइन जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, उसके तहत मुल्क को चलना चाहिए, ना ज़ियाउल हक के प्रोग्राम के नीचे चलना चाहिए, ना परवेज़ मुशर्रफ के प्रोग्राम के नीचे चलना चाहिए। हम कह रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अब उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले ARD बनी है हमारे घर के अंदर, मुस्लिम लीग नून वालों के घर के अंदर, इस्लामाबाद में ज़फ़र अली शाह के घर में बनी। फिर हमने कोशिश की तो APC बुलाई, वो भी मियां नवाज शरीफ के वहाँ पे हमने मिल के बनाई।
उसके बाद अब जब APDM की बात आई है तो वो भी हमने कहा वो तो एक अलायंस आप बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक के हम मौसर होने के लिए जितनी कुव्वतें हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी करने की हमारी ख्वाहिश लेकिन रही। मखदूम साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि मोहतरमा का जो ये स्टैंड था कि भाई जो अपना मुत्तहदा मजलिस अमल जो है वो हुकूमत का हिस्सा है और वो इस सारे मामले में सीरियस भी नहीं है और अपना सिंसियर भी नहीं है। आपने देखा कि अपना सरहद असम्बली वक्त तयशुदा वक्त पे डिज़ोल्व नहीं हो सकी। मोहतरमा के जो अपना उनका एक मौक़िफ़ है, हम एहतराम करते हैं हर एक के मौक़िफ़ की, उनका भी एहतराम करते हैं। उनकी जो रिजर्वेशन आई थी वो यही थी ना। मैं आप उनकी बलूचिस्तान में हुकूमत में रहने के बावजूद हमने मिल के जब पीपल्स पार्टी के जहाँ कैंडिडेट आए हैं ज़िमनी इलेक्शनों में तो उन्होंने मजलिस अमल से मदद मांगी और मजलिस अमल ने मदद की जो काफ लीग के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़। ये हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो रही है और वो फिर रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वर्किंग रिलेशनशिप हमारे प्रोग्राम के मुताबिक रही है। मजलिस अमल के मंशूर से मुझे तो इत्तफाक नहीं है, मुझे तो मोहतरमा के सारे मंशूर से इत्तफाक नहीं। फिर ARD में क्यों इकट्ठे थे? देखें ना, हम सब सियासी जमातें इख्तलाफ राय रखने वाली जमातें हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम रखने वाली जमातें हैं। इसके बावजूद और अमली तौर पर भी बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जिसमें जब अगर उनको ये एतराज़ था कि वो हुकूमत के अंदर है, आप हम कहते हैं जी उन्होंने मुल्क के लिए मांग लिया, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ से मांगने की क्या ज़रूरत है? परवेज़ मुशर्रफ से मिल के बैठ के पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये एतमाद करना कि परवेज़ मुशर्रफ से बैठ के ही पाकिस्तान के अंदर हम नॉर्मल गवर्नमेंट हमें ऑफर थी, हमें ये मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, कोई तरदीद नहीं आएगी, हमें ये पेशकश थी कि अगर हम इस्तीफ़े ना दें और बाइकाट करेंगे, बेशक कर दें परवेज़ मुशर्रफ के इंतखाबात का, तो नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया गया था कि वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, ये पिंडी के अंदर खुलेआम उनको आने की इजाज़त होगी। तो उसके ऊपर हमने कहा नहीं, इस तरीके से तो हम इनडायरेक्टली परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक रास्ता दे रहे हैं मफाहमत का, सदर के मुंतखब होने का। हम तो एतराज़ भी नहीं कर सकेंगे आइंदा 5 साल के लिए क्यों सदर वो मुंतखब हो गए। तो ये एक असूली मौक़िफ़ होते हैं। हमारा मौक़िफ़ उस मरहले पे भी ये नहीं था कि नवाज शरीफ के आने का रास्ता हमार कर लिया जाए, नहीं, हमने कहा नहीं, नहीं आने देते, ना आए। वो डील किधर गई जो कहते थे डील की वजह से नहीं आने दे रहे, वो क्यों ये पेशकश कर रहे थे, उसको पेशकश को हमने क्यों ठुकराया? ये बुनियादी बातें हैं जो हमने सिविलियन सोसाइटी की बालादस्ती के लिए मिलके करनी है। अगर हम उनको नहीं मखदूम साहब बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जे कायम मकाम सदर जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। वठूं था हिकु नंढो वक़फ़ो, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची इन गुफ़्तगू जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जे कायम मकाम सदर मखदूम जावेद हाशमी सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। जी मखदूम साहब, बातचीत को अगर एक दूसरे अपना उस पे ले जाए, इलेक्शन के हवाले से और रिलीज़ के हवाले से गवर्नमेंट ने एक कोड ऑफ दो कोड ऑफ कंडक्ट्स का ऐलान किया। एक दासनुकाती कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको वो कह रहे हैं कि ये पब्लिक मीटिंग्स के लिए, और एक इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान हुआ है। किस तरह देखते हैं आप इनको, इन गवर्नमेंट की मूव्स को? असल में ये एतराफ़ है हुकूमत का कि वो अमन व अमान कायम रखने की सलाहियत से आ रही हैं, और वो इस बात का भी एतराफ़ है कि वो किसी सूरत में भी आवाम का सामना नहीं करना चाहते। जहाँ तक ये तो इंसानी पूरी एक फितरत में है, मिलजुल के इकट्ठा होना, आगे चलना, अजहार करना। कल को ये कहेंगे जनाज़ों के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए, कल को ये कहेंगे बाजमात नमाज़ पढ़ने पे भी पाबंदी होनी चाहिए। हालांकि कोई मज़हब हो या दुनियावी मामला, इंसानों का इकट्ठा करके अपनी क़ुव्वत का या अपनी राय का इज़हार करना, ये शुरू से आज तक ये सियासी और तारीख़ी अमल का हिस्सा रहा है। जिस तरीके के ये इक़दाम कर रहे हैं वो साफ ज़ाहिर है कि अब उनकी फ़र्ज़ करें वो अपनी
सियासी कैंपेन, इंतखाबी कैंपेन चलाएं। एक तरफ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कैंपेन चला रही हूँ, क़यादत कर रही हूँ, एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ क़यादत कर रहे हों, तो मुस्लिम लीग काफ का अवाम के अंदर क़यादत करने वाला कौन होगा? चौधरी शुजात हुसैन। मेरी उनके लिए हर आदमी के लिए इज़्ज़त और एहतराम है, लेकिन आप उससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि नतीजा क्या होगा, अवाम को कोई बात पल्ले भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक सियासी जो अमल है उसको रोकने की कोशिशें हैं जो नाकाम हो जाएंगी अगर। और ये इससे ये भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो इस तरीके के इक़दाम करके इंतखाबात को फिर हाईजैक करना चाहते हैं, उसके नताइज को, जैसे उन्होंने 2002 में किया, वो फिर एक कोशिश कर रहे हैं। मखदूम साहब, एक पैकेज और भी ऐलान हुआ है जो जिसको नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, जो प्रेसिडेंट साहब ने कल अपना सवात में जिसका ऐलान किया है, स्कर्दू में ऐलान किया है, उस पैकेज को आप किस तरह देखते हैं? मैं फिर अर्ज करूंगा, ये एक फिर डाइवर्ट करने की पोजीशन है, तवज्जो जो नॉर्दर्न एरियाज़ का है, ख़ास तौर पे जो कश्मीर के एक हम आज तक उसको पाकिस्तान का उस तरीके से आइनी तौर पर हिस्सा हमने करार नहीं दिया हुआ कि वो एक आज़ाद इलाके हैं, उनको बिल्कुल ये उनका हक है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सियासी अमल के अंदर शामिल किया जाए, मगर उनकी एक स्पेशल, एक अलहदा एंटिटी है, तशख़्ख़ुस है। उस तशख़्ख़ुस को जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर भी मर्ज करने की पोजीशन में नहीं है, तो उनको बिल्कुल ये हक देना चाहिए। कोई ऐसा भी सूरत हो सकती है कि उनके लिए कुछ हम वक्ती तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी उनके हम रखें उनकी सीटें, उनकी आवाज़ तो आगे आनी चाहिए। वो तो है, नॉर्दर्न एरियाज़ की सीटें तो है मेरे ख्याल। ये नहीं, मैं उससे आगे बढ़ के कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ भी जो हैं उनके वो अदारे आगे बढ़ के कायम करने चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के उसको एक अलहदा बैठे हुए उनकी आवाज़ को जो दबा दिया गया है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके कई इक़दाम किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक वहाँ पे तो वो कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ को जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे 5 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, इससे तो जो 16 करोड़ आवाम को उनको पैकेज चाहिए, उस वक्त वो हाईलाइट इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वहाँ पे इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ से तवज्जो हटाने की एक और कोशिश है। सीधी सी बात ये है कि इनके पास ना पैकेज अभी देने का अख्तियार है, ना इनको NRO इस तरीके से, ये उनकी अपनी हैसियत मुतनाज़े है, मुशर्रफ साहब की हैसियत मुतनाज़े है। उस मुतनाज़े जो इक़दामात हैं वो जो करते जा रहे हैं, इसको लेकिन मखदूम साहब, जो अपना पोजीशन है इसकी नॉर्दर्न एरियाज़ की, बहरहाल वो एक सेंसिटिव है और वो एक स्पेशल पोजीशन है। वहाँ पे अपना जितने मिलिटेंट्स हैं वो अपना हमारे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत तो बहरहाल है। नहीं, ये दो चीज़ें देखिए, दो सेपरेटिंग नॉर्दर्न एरियाज़ और हैं, और हमारे जो ये फाटा है, वाना है, वज़ीरिस्तान है, ये एक अलग किस्सा है। अब जो इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ को जो उन्होंने दिया है, वहाँ पे एक सियासी सूरत हाल में उनको जो ज़रूरतें थी उसके बारे में बात की है, जो हमारे सेटल्ड एरिया का हिस्सा नहीं है, बंदोबस्ती इलाका का हिस्सा नहीं है, फाटा और वज़ीरिस्तान, जहाँ पे इस वक्त मुकम्मल ये चला हुआ है, जिसे ये दहशतगर्दी कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है मदाखलत हमारे अंदरूनी घर के मामले के अंदर हो रही है वज़ीरिस्तान में। वो किस्सा जो है उसके अंदर तो इन्होंने पूरा का पूरा जो है एजेंडा ही अमेरिका से ले लिया है। उसके अंदर कोई ना उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, ना सियासी बात कर रहे हैं। जो सियासी आपस में बैठ के ये फैसले करते हैं वो अमेरिका उसको पसंद नहीं करता, तो उसके अंदर तो ये उस तरफ जा ही नहीं रहे ये। और वो एक ऐसी मतलब हालत है कि अगर रोज़े के दिन भी, अफ्तारी के दिन भी, वक्त भी 200, 300 लोगों को मारा जाए, उसके बदले में चलो वो तो शहीद हुए जो उनका अपना एक पाकिस्तान के वो पे शहरी हैं, मगर दूसरी तरफ देखें 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी उन्हीं इलाकों में जान बहक हो चुके हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कौम के साथ हालत जंग में हैं। आज भी, आज के दिन सवात के अंदर फिर चौकियों पे अटैक हुआ है और उन हमलों की वजह से मजीद जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है वो पीछे हटती जा रही है। और 8 साल के बाद ये जो एक दहशतगर्दी की जंग के हीरो बने हुए हैं मुशर्रफ साहब, 8 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था खुदकुश हमला। 8 साल पहले कोई सोच नहीं सकता कि हमारे मगरबी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी हमें ख़तरात होंगे। अब यानी इस 8 साल में ख़तरात इंडिया वाले बॉर्डर्स पे बज़ाहिर नहीं आ रहे, जो हमारा कहा जाता था हर वक्त का जो ख़तरात हैं वो हमारे मगरबी बॉर्डर्स पे चले गए। उसकी तो एक वजह तो मखदूम साहब जो सामने है बिल्कुल वाज़ेह कि अफ़गानिस्तान में जो अपना नेटो की फोर्सेस आई हैं तो उसकी वजह से वो हिस्सा जो है, वो इलाका जो है वो हिंदुस्तान के से ज़्यादा अपना सेंसिटिव बन गया है, तो वहाँ पे मूवमेंट है अपना तो वो कुछ ज़्यादा हो गई है। देखिए तो जो भी वजह जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे घर में तो आग लगी हुई है, वजूहात कुछ होंगी, हमारे घर में आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने की बजाय उसके ऊपर आप तेल डालते जाएंगे तो घर तो महफूज नहीं रहेंगे। जिम्मेदारी किसकी मतलब है? ये जो पैकेज दिया है आप नहीं समझते इसको ये आग नहीं, पे पानी डालने की कोशिश नहीं, है? उससे कोई उनको ना रिलीफ मिलता है, ना ये उस इलाके से इसका ताल्लुक है। ये एक जो है ये मुख्तलिफ बात इन्होंने की है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू जो सिलसिलो हलंदड़ है, वठूं था हिकु नंढड़ो ब्रेक खां मोटी अची पोइ असां मखदूम जावेद हाशमी साहब सां पंहिंजी गुफ्तगू खे वरी ॿीहर कंटिन्यू कंदासूं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो तो मखदूम साहब सां पंहिंजी गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं। ये जो दहशतगर्दी की मखदूम साहब जो आप बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी, ये एक साथ साथ अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 8 साल से वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों 18 अक्टूबर को जो हुआ है कराची के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की रैली के ऊपर, वो भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। बहुत अफसोसनाक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस अपना दहशतगर्दी को और मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? जो क्योंकि ये बहरहाल मुल्क का अहम मसला तो बन गया है। देखिए, पहली बात तो ये है, अभी तक तो दहशतगर्दी की डेफिनेशन अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सकी कि दहशतगर्दी क्या है। एक अगर किसी के घर पे हमला करेंगे और उसका रद्द अमल आएगा, उसको दहशतगर्दी आप कैसे कहेंगे? और जो जिसको अमेरिका दहशतगर्दी कहे वो दहशतगर्दी कह देते हैं। इन्हीं सब लोगों को कल तक अमेरिका हीरो कहता था, इन्हीं लोगों को कहता था कि ये दुनिया के सबसे बड़े जो हैं जहाद और ऐसी अमन की फ़ज़ा कायम करने वाले हैं कि इन्होंने रूस को शिकस्त दे दी है। अब उस वक्त के जो हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने कहा अमेरिका के। लेकिन मखदूम साहब, आप तो इस तरह एक तरह से इस सारी दहशतगर्दी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई एक रिएक्शन है आपका ये रद्द अमल है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो दहशतगर्दी का जो जिसको दहशतगर्दी अमेरिका कह रहा है वो जिम्मेदार है अमेरिका खुद इन तमाम इक़दामात का। हमारे घर को ये आग जो लगी हुई है ये अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से लगी हुई है। हमने अपनी पॉलिसियाँ बनानी हैं, हम अमेरिकी एजेंडा के साथ चलेंगे और तबाही आएगी हमारे घरों में। ना सिंध बचेगा, ना पंजाब बचेगा, ना कराची बचेगा। बेनज़ीर साहबा का इसमें क्या कसूर था कि उसकी रैली पे बम ब्लास्ट हो? मैं तो यानी अब तो कोई सेफ नहीं रहा ना। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये बात चूँकि मोहतरमा अभी वो खुद कह रही हैं कि इसमें परवेज़ इलाही या अरबाब रहीम या फलाना फलाना, तो ये अगर रैली पे ये सूरत हाल है तो उनके सरप्रस्त तो परवेज़ मुशर्रफ हैं। अगर रैली पे वो जो उनका कसूर नहीं था, तो जो कसूरवार हैं, सबसे बड़े कसूरवार मुशर्रफ साहब हैं, उनकी तरफ हमारी उंगली उठनी चाहिए, उनको हटाने के लिए हमें इत्तेहाद करना चाहिए। इसके लिए और ज़्यादा हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को एक तरीके से मिल के, अब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, मुशर्रफ साहब की एक फ़ौजी हैसियत भी है, परवेज़ इलाही साहब की तो अगर वो ये ना हो तो उनके घर का नाजिम, यूनियन काउंसिल का नाजिम जो है पिछले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का इलेक्ट हुआ है गुजरात का, तो वो उनकी तो ये हैसियत है। अरबाब रहीम साहब, मैं कुछ नहीं कहता, सिंध वाले जो जानते हैं मैं वो भी नहीं कहना चाहता। तो इसलिए जो हक़ाइक़ हैं उसकी तरफ हम जाएं। अब आप शाखों को बात करते रहेंगे, जड़ों को, जहाँ एक जड़ है
जहाँ से ये हमले हो रहे हैं, अगर उन्होंने भी कराए हैं, मैं मोहतरमा की बात मानने को तैयार हो जाता हूँ, अगर उन्होंने कराए हैं तो उनके पीछे कौन है? तो हम कहाँ, मतलब इसमें कोई इतनी मासूमियत के साथ तो बातें ख़त्म नहीं होगी। कौम तो नज़र रखती है, वो देख रहे हैं। मखदूम साहब, मैं अब चाहूँगा कि बलूचिस्तान का मसला है, बहुत सीरियस मसला है। आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से वहाँ पे जो है ऑपरेशन भी हो रहा है, लोग जो हैं वो पहाड़ों पे हैं, अवाम पहाड़ों पे है। उसके अलावा सिंध का मसला है, सिंध में पानी के हवाले से काफ़ी मूवमेंट चली है। एनएफसी के ऊपर छोटे सूबों की बहुत बड़ी रिजर्वेशन है। आपका ताल्लुक चूँकि पंजाब से है तो मैं ये चाहूँगा कि इन सारे मसाइल पे आपका, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी पंजाब से है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब की लीडरशिप इन इशूज़ पे खुल के अपना आगे आए और उस पर इन पे अपना मौक़िफ़ दे। तो क्या इन मसाइल का किस तरह आप, क्योंकि कहते हैं जो एक मुल्क में एनालिसिस ये है कि हमने 71 में जो अपना हमारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह भी ये थी कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो इशू था उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया था। अब वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मामला जो है 71 के बाद भी हमने एड्रेस नहीं किया। अब वो इस नहज पे आ गया है कि बलूचिस्तान में फिर अपना लोग जो हैं वो पहाड़ों पर आए। तो अब इस सूरत हाल में जब सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और जिस तरह, क्या आप समझते नहीं हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मसले को नए सिरे से एड्रेस किया जाना चाहिए और वो मुल्क के वन ऑफ द प्राइमरी इश्यूज़ में से एक है? बिल्कुल मैं समझता हूँ। मैं जो कंसर्न आप जो आप सवाल कर रहे हैं, यही कंसर्न हमारे हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से जब ये हुकूमत में आए थे, इन्होंने कहा था हम जो छोटे सूबे हैं वहाँ उनकी से महरूमियाँ क़यादत ख़त्म ले रहे करेंगे। हैं, महरूमियाँ ख़त्म कर रहे हैं। आज आखिरी मरहले पे अगर देखें तो वो महरूमियाँ इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि इन्होंने उसके अंदर एक एक घर जो है उससे खून के फुआरे छूट रहे हैं। सिंध का मामला भी जो हैं उस तरीके से वो जो कोई सेटल होनी चाहिए थी चीज़ें नहीं हुई हैं। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पंजाब भी जो है उसको कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो उसको भी वो हासिल नहीं है, तो सरहद को भी नहीं है। मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि इसको जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करेंगे पावर को, और इस पावर की ज़रूरत जो वज़ीर आज़म होता है उसको उन असम्बलियों से, उनसे जगहों से वोट लेना चाहता होता है। बलूचिस्तान से भी उसको चाहिए, सिंध से भी चाहिए। जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फ़ौजी सदर होता है, उसकी वजह से उन सूबों की जो अपने मामलात के अंदर जो उनकी से है, जो उनकी कहने की ताकत है, वो घटती जाती है। क्योंकि जो भी वज़ीर आज़म बैठा है उसे उस छोटे से सूबे से भी उसके वोटों के बगैर बन नहीं सकता, और जो इस तरीके का सदर बन के आता है उसको परवाह नहीं होती, उसको बड़े सूबे की परवाह नहीं, छोटों की तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो एक जंग हुई है, जो इस 8 साल के अंदर तबाही आई है, ये पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला 8 साल का नहीं है मखदूम साहब, मैं माफ़ कीजिएगा इस बात से मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला 1947 से है। मैं तो इससे भी पीछे चला जाऊँगा। देखिए बात यह है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात ये हो रही थी बम्बे से जब सिंध अलग हो रहा था, सही बात, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी। तो बात। हम वो क्यों नहीं देंगे, तो बात तो 1937 से चलेगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मसला जो है आज एक दिन का नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे चूँकि इस वक्त तक कंट्रोल 32 साल बरह रास्त फ़ौजियों का रहा है, फिर बिलवास्ता तौर पर भी फ़ौजियों का रहा है, वो किसी सूरत में भी अगर फ़र्ज़ करें पंजाब तकसीम हो जाए 3 या 4 या 5 सूबों में, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो उस पंजाब के बुनियाद के ऊपर उसको वो ये अपनी ताकत का बेस बना के वो कहना चाहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को अपनी जेब में रखें, कंट्रोल करें। मखदूम साहब, अब मैं चाहूँगा कि अपना प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये मालूम करने की कोशिश करूँ, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या प्रोग्राम है? जी, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आ रहे हैं, नवंबर में वापस आ रहे हैं। और वो कोई भी मौका जब भी उनको मिलेगा वो अपने पाकिस्तान के मामलात के से अलग थलग नहीं रह सकते। अभी भी उनको कोशिशें कर रही है हुकूमत मुख्तलिफ तरीके से उनको कोई पेश करने की कि आप इस तरीके से ना आएँ, ये करके आएँ। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक स्टैंड लिया हुआ है कि वो किसी सूरत में भी जो है मुशर्रफ साहब से या फ़ौजी हुक्मरानी से वो ना समझौता करेंगे, ना गुफ्तगू करेंगे। वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, इंशाल्लाह नवंबर में आएंगे, और वहाँ से सऊदी अरब से भी
उनको कह दिया गया था कि रमज़ान शरीफ के पास वो जहाँ जाना चाहें उनको जाने की कोई रुकावट नहीं। मतलब पिछली मर्तबा की तरह जिस तरह सऊदी प्रिंस आ गए थे और अपना साद हरेरी साहब यहाँ पे पहुँच गए थे, अब जब मियाँ साहब आएंगे तो इस तरह की सूरत हाल नहीं तो होगी। जब वहाँ से ही आ रहे होंगे तो भेजेंगे किधर? देखिए ना, कौन सा मुल्क लेगा? मतलब ये अब मियाँ साहब की जो फ्लाइट होगी वो सऊदी अरब से आएगी। सऊदी अरब से आएगी या वो लंदन से, ये अभी हम तय कर रहे हैं। लंदन से ज़्यादा इम्कान आते हैं कि वहाँ से लंदन से होके आएँ, और उसमें लंदन से ही ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। और उसमें वो ऐसे नहीं घबरा रहे कि उनको आके जेल भेजते हैं या कहाँ ले जाते हैं। उम्मीद क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह रिएक्ट? गवर्नमेंट तो हर हालत में गवर्नमेंट तो इस वक्त खौफजदा है। गवर्नमेंट तो पेशकश कर रही है कि इस तरीके से ना आए, इस तरीके से आ जाएं। तो गवर्नमेंट की वो जो एक तस्वर हमने किया हुआ था, जो हम मोहतरमा से भी अर्ज किया करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वो ताकत नहीं रही 8 सालों में, इसलिए इस मरहले पे हमें उनको मज़ीद उनसे बात करने के बजाय अपने पाकिस्तान के अवाम से बात करना चाहिए। हम पाकिस्तान के अवाम में फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आएंगे, उनको जेल में ले जाएं, कहीं ले जाएं, पाकिस्तान के अवाम के आवाज़ के ऊपर हम किसी तरीके की मफामत नहीं करेंगे। मखदूम साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मुल्क जी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जे क़ायम मक़ाम सदर जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब से असांजी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाज खे इजाज़त ॾींदा। अॻिए हफ़्ते वरी मुलाक़ात थींदी। अल्लाह निगहबान।